साथियों, आज हमारे साथ में स्वर्ण खबर पर डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे सवाल पूछेंगे कि यूनानीपैथी क्या है, इसका इतिहास क्या है। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये यूनानी चिकित्सक बनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? हमारे कोटा के पास एक कैथून कस्बा है, मेरा गांव है जी। तो वहां पर डॉक्टर थे जो अपने कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी थी। तो एसयू हक नाम है उनका, डॉक्टर एसयू हक। तो उनके यहाँ मैं काम किया करता था, कैथून में उनकी क्लिनिक थी, काम किया करता था। तो मैं जब उनके साथ काम करता था तो वहाँ चिकित्सा देखता था और चिकित्सा के साइड इफेक्ट देखता था, तो मुझे वहां से प्रेरणा मिली। और डॉक्टर एसयू हक साहब मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, चिकित्सा में रुझान दिया करते थे, तो मेरा चिकित्सा में आने का रुझान वहीं से पैदा हुआ। आपने यूनानी चिकित्सा को ही क्यों चुना? हाँ, जब मैं डॉक्टर एसयू हक साहब के यहाँ काम करता था तो मैं वहाँ साइड इफेक्ट भी देखता था, एलोपैथ से साइड इफेक्ट देखता था। तो मुझे वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी कि मैं कम से कम एलोपैथ में चिकित्सा हासिल नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट है। मैं ऐसी चिकित्सा हासिल करूंगा जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और बीमारी भी सही हो जाए लोगों की, ताकि मैं लोगों की सही चिकित्सा कर सकूं, उनको किसी तरह का अन्य और नुकसान नहीं दे पाऊं। तो मुझे डॉक्टर एसयू हक साहब से ही वहां काम करके ही मुझे ये प्रेरणा मिली थी कि मुझे वास्तव में एलोपैथ नहीं, मुझे यूनानी हर्बल चिकित्सा ही करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये यूनानी चिकित्सा क्या है और यूनानी चिकित्सा का इतिहास क्या है। वैसे देखा जाए तो अशोक के समय में और बहुत से टाइमिंग में हमने देखा है यूनानी लोग आए और उन्होंने बताया चिकित्सा के बारे में, और इसका खूब इतिहास है। लेकिन एक संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे आपके जुबान से। यूनानी चिकित्सा एक हर्बल और खनिज पदार्थों से ही बनी होती है, सेम जैसे आयुर्वेद है उसी तरह से इसमें दवाइयां यूज की जाती है, खनिज पदार्थ और वनस्पति, बस इन दोनों से यूनानी हर्बल मेडिसिन बनती है। और इसका इतिहास तो बहुत लंबा है। हम इसका इतिहास से मतलब ग्रीस देश से लेंगे, ग्रीस यूनान देश से 460 ईस्वी में ही वहां पर चिकित्सा प्रारंभ हो गई थी। तो वहां एक बुकरात नाम के साइंटिस्ट थे, जिनको बाबा तिब भी कहते हैं, ये यूनानी के जन्मदाता है। इन्होंने वहां यूनानी चिकित्सा शुरू की थी 460 ईस्वी में। फिर इनके बाद में गैलन, जिनको जालिनूस कहते हैं, उन्होंने चिकित्सा करी। फिर बाद में ये 10वीं शताब्दी के लगभग हमारे भारत के अंदर डॉक्टर हकीम अजमल साहब ने यहाँ भारत में यूनानी चिकित्सा प्रारंभ की। और फिर इन्होंने, हकीम अजमल खान साहब ने हमारे दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्थापित की, जो आज करोल बाग में है। इसके अलावा आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज स्थापित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर और दुनिया में चिकित्सा यूनान देश से शुरू हुई और हमारे भारत में 10वीं शताब्दी में हकीम अजमल खान ने शुरू की। ये इसका इतिहास है। जी सर, यूनानी दवाइयाँ कैसी होती? यूनानी दवाइयाँ सेम जैसे आयुर्वेद की तरह, एलोपैथ की तरह आकार में होती है, लेकिन नाम इनका कुछ अलग है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम कुर्स कहेंगे, कुर्स यानी कि चपटी गोलियां, हब्बे कहेंगे तो अंडाकार गोलियां होती है। जैसे पाउडर को सफूफ कहेंगे, और जो चटनी या हम बनाते हैं शहद में मिला के दवाइयां, तो उनको इत्री फल या जवारिस या माजून कहते हैं। वनस्पति या जो खनिज पदार्थों को हम शहद में मिक्स करके देते हैं, तो उनको फिर हम जवारिस या माजून या इत्री फल नाम से पुकारते हैं। या सिरप है तो हम उसको शरबत नाम से पुकारते हैं। कुछ खमीरा होते हैं जो मैदा को सड़ा के उसमें दवाइयां मिला के 48 घंटे के बाद फिर उसको मरीज को दी जाती है।
या कुस्ता जैसा भस्म, भस्म हम हिंदी में बोलते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं, हमारी यूनानी में भस्म बोलते हैं, कुस्ता बोलते हैं भस्म को। तो इस तरह से दवाइयां कई सेम होती है लेकिन नाम अलग है। जैसे अर्क है, अर्क जैसे किसी दवाइयों का रस निकाला हो या किसी भट्टी में ताप देके रस निकाला हो, उसको अर्क बोलते हैं। तो इस तरह से नाम अलग है। जैसा तेल को हम रोगन बोलते हैं और क्रीम को मरहम बोलते हैं और लेप लगाने को जिमात बोलते हैं। इस तरह से नाम है, बाकी सेम वही चीज होती है, नाम अलग होते हैं, एक ही है। मेडिसिन उसी तरह से शेप है, आकार है, सिर्फ ये हमारे अरबी भाषा में होते हैं नाम। जी, लेकिन सर इनका असर एलोपैथी की तुलना में, आयुर्वेद की तुलना में कुछ अलग देखने को मिलता है, वैसा क्यों? ये यूनानी जो पद्धति है, इसमें खास बात ये है कि इसका बनाने का पैटर्न बहुत अच्छा है। होती तो हर्बल है लेकिन इसमें पैटर्न जो हम बनाते हैं, जैसे खमीरा बना के या इसका तीला बना के या इसको शहद में मिला के जो इसको जो हम रूप देते हैं, उससे ये बहुत ज्यादा असरकारक होती है, बहुत तेज असर करती है। इसलिए अन्य दवाइयों से हम कॉम्पिटिटिव है कि अन्य दवाइयों से अच्छा कार्य करती है हमारी यूनानी मेडिसिन। अगला सवाल सर, हाँ जी। यूनानी चिकित्सा पद्धति वर्तमान में किस प्रकार उपयोगी दिखाई देती है और इसका भविष्य किस प्रकार रह सकता है? यूनानी मेडिसिन का भविष्य बहुत शानदार है, उज्जवल है, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, शारीरिक नुकसान नहीं है। और आज के दौर में मैं अन्य पैथियों से कह सकता हूँ कि अन्य पैथियों से मुकाबला कर रही है हमारी यूनानी चिकित्सा, कि कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं देती है। और जहाँ न्यूरो में आपने कहा कि अन्य पद्धतियों से मुकाबला कर रही है। बिल्कुल, आज के तारीख में अन्य पद्धतियों से भरपूर मुकाबला कर रही है, शानदार रिजल्ट दे रही है। जैसे कि न्यूरो में, मैं न्यूरो का करता हूँ, न्यूरो में देखा है कि अन्य पद्धतियों में, अन्य पैथियों में ऑपरेशन भी हो जाते हैं, दवाइयां भी 15-15, 20-20 साल दी जाती, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। तो इस तरह की स्थिति हमारी यूनानी चिकित्सा में नहीं है। हमारी यूनानी चिकित्सा हम 3 से 4 महीने, 6 महीने मैक्सिमम, 3 महीने में हम अच्छा रिजल्ट दे देते हैं और वो हमेशा के लिए दवाइयों से निजात पा लेता है और रिजल्ट शानदार मिलता है उसको। तो न्यूरो में हमारे कोई ऑपरेशन नहीं है, हमारे कपिंग थेरेपी होती है, हिजामा थेरेपी होती है, मेडिसिन होती है। इसमें हम 3 से 6 महीने में बिल्कुल उसको बीमारी से मुक्त कर देते हैं और बिल्कुल सही हो जाता है। मेरी वीडियो में कई मरीजों से बातचीत को देख सकते हो आप। जी बिल्कुल सर, हम देखते हैं। उसमें मरीज की बातचीत मिल जाएगी, उसका नाम पता भी मिल जाएगा। न्यूरो पॉइंट चैनल के बारे में हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वहां से आप जाकर के इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब की वीडियोस देख सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि यूनानी चिकित्सा को एक बढ़ावा मिले। और जिस तरह डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि ये आने वाले भविष्य में, भारत के भविष्य के लिए, इस दुनिया के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा पद्धति आने वाले समय में दिखाई दे रही है। लेकिन कितना टाइम हो गया इस चिकित्सा पद्धति में सर? मैं 1994 से यूनानी चिकित्सा कर रहा हूँ, है ना। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ और घर पर मैं चिकित्सा भी करता हूँ। मरीज घर पे आते हैं तो मैं उनको सलाह मशविरा करता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ घर पर ही। और बाकी मेरी सर्विस है, तो हॉस्पिटल में हमेशा लाइन लगी रहती है, बहुत दूर दूर से आते हैं मेरे पास पेशेंट। सर अगला क्वेश्चन ये है कि यूनानी चिकित्सा के प्रकार किस प्रकार है और ये रेजिमेंटल थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में खूब सुना है सर। हाँ, हमारे यूनानी थेरेपी जो है, हम यूनानी चिकित्सा से जो उपचार करते हैं वो 4 तरीके से करते हैं जी। पहला है रेजिमेंटल थेरेपी, इसमें 3 तरह के होते हैं, समूहत यानी खुशबू से इलाज, दूसरा जौ और तीसरा कपिंग हिजामा। तो हम पहला कहेंगे रेजिमेंटल थेरेपी, दूसरा कहेंगे आहार चिकित्सा, तीसरा फार्माको थेरेपी और चौथा सर्जरी। तो पहला जो रेजिमेंटल थेरेपी है, इसमें 3 प्रकार है, समूहत
जोंक द्वारा और कपिंग हिजामा द्वारा। कपिंग हिजामा, सर ये किस प्रकार की थेरेपीज होती है? मतलब ये कपिंग हिजामा आपने बताया, हम एक कप होता है, उसमें वैक्यूम पैदा करके हम संबंधित जगह को खींचते हैं, स्किन को, और वहाँ नेचुरल घाव करते हैं, और फिर वो रिपेयरिंग होती है, नेचुरली रिपेयरिंग होती है। तो वहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है या रुकी हुई रगें होती है, नसें या मांसपेशियों में कहीं तरह की रुकावट होती है या डैमेज होती है, तो उसको हिजामा थेरेपी से हम सही करते हैं, रिपेयर करते हैं। नेचुरल तरीका है ये। मतलब पूरी तरह से यूनानी पद्धति पूरी तरह से नेचुरल तरीके से डिपेंडेंट है, प्राकृतिक है, वनस्पति और खनिज पदार्थों पर आधारित है। जी सर, ये खुशबू थेरेपी क्या होती है? हाँ, हम अरबी में समूह तो बोलते हैं, अंग्रेजी में अरोमा बोलते हैं, हिंदी में खुशबू थेरेपी बोलेंगे हम। ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, इससे हम शारीरिक मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं खुशबुओं के द्वारा। जैसे गुलाब का तेल है, इत्र है, या कई सारे हैं, जैसा नींबू का इत्र है या चंदन का है। इससे हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसकी समस्याओं को दूर करते हैं, कई रोगों समस्याओं को इससे राहत दिलाते हैं। जैसे एक गुलाब का इत्र है, तो इससे हम जैसे इसका तेल ले सकते हैं, इत्र ले सकते हैं, या इसकी अगरबत्ती ले सकते हैं, या हम जब नहाते हैं तो उसमें पानी में इसको मिला सकते हैं, या किसी हल्के तेल में इसको मिक्स करके और उसकी मालिश कर सकते हैं। तो इससे हमारा पित्त दोष दूर होता है, चिंता, स्ट्रेस, जो टेंशन होती है, वो डिप्रेशन और ये सब चीजें दूर होती है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। और लड़की और पुरुषों के अंदर जो कई सारी समस्याएं वो भी ठीक होती है, रक्त संचार भी बढ़ता है इससे, और हृदय की समस्याएं भी दूर होती है, सांस रोग भी सही हो जाते हैं। लेकिन गर्भावस्था में महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे नींबू है, तो लेमन एरोमा बोलेंगे उसको, अगर इसको हम यूज करते हैं तो इससे दिमाग की उथल पुथल जो होती है, गर्माहट होती है, उसको शांत करते हैं, मानसिक रूप से उसको सही करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। और इससे गठिया बाई, कील मुहासे या ध्यान केंद्रित भी करते हैं, या सिर दर्द, माइग्रेन होता है, उसको भी सही करते हैं लेमन एरोमा से, नींबू की खुशबू से। और कई तरह से इम्यूनिटी सिस्टम को हम सुधार करके, और उसके अंदर उसका बिगड़ेल जो मूड होता है उसको भी सही करते हैं। इसी तरह से चंदन है जी, संदल एरोमा बोलेंगे, चंदन की खुशबू, तो ये भी मन को शांति देती है। तंत्रिका तंत्र जो होता है दिमाग का, उसको भी शांत करता है। मूत्र मार्ग के जो बीमारी है उनको भी सही करती है। सीने में दर्द है या टेंशन है, इसको भी सही करती है। तो खुशबू एक आध्यात्मिक मनोस्थिति को मजबूत बनाती है और कई बीमारियों से राहत देती है। इसी तरह से यूकेलिप्टस है, तो इसकी यूकेलिप्टस की अरोमा से भी हम कई तरह की दर्द को सही करते हैं। बाम वाम बनाते हैं तो जैसे सिर पे लगाते हैं, सिर दर्द सही हो जाता है, थकान सही होती है, मानसिक स्थिति सही होती है। माइग्रेन में भी काम लेते हैं इसको, या दांत दर्द होता है तो उसमें भी लगा देते हैं, तो दांत दर्द तुरंत आराम होता है। या बंद नाक होती है उसको भी तुरंत खोलने में काम आता है यूकेलिप्टस अरोमा। एक ही चीज से इतने सारे फायदे, चमेली है, जैसे लेवेंडर है, शायद किसी पद्धति में ऐसे एक चीज से इतने फायदे मिलेंगे, कई सारे फायदे। तो दर्शकों, आप खुद सुन रहे हैं कि जैसा कि हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक चीज, खुशबू पद्धति, जो कि हमें भी सुकून देती है। हम ये जो डीओ लगाते हैं और भी बहुत से स्प्रे लगाते हैं, ये हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए इतने घातक होते हैं। बहुत सी बार ये जो डीओ होता है हमें बहुत सी बीमारियों का शिकार बना देता है। डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं, सिंथेटिक चीजें यूज नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक इत्र या अर्क
काम लेना चाहिए। ये भारतीय इतिहास को जगाने की भी कोशिश है आपके द्वारा, बहुत ही बड़ी कोशिश की जा रही है सर ये यूनानी पद्धति के द्वारा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप मीडिया के अंदर छाए रहे और कोरोना काल में आपने आमजन की जो सेवा की पूरे टोंक जिले में, और जिसके लिए आपको कलेक्टर साहब द्वारा भी सम्मानित किया गया, और हमने देखा, न्यूज़ के अंदर देखा, और हमने खुद भी हमारे चैनल पर भी वो न्यूज़ चली कि आप जोशांदा काढ़ा आप पिलाते हुए दिखाई दिए। ये जोशांदा काढ़ा क्या है, इसके क्या यूज हैं, आप कुछ दर्शकों को बताएं सर। यूनानी जोशांदा वनस्पतियों से 4-5 वनस्पतियों से मिला के हम इसको उबाल के फिर बनाते हैं और इसको गरम गरम ताजा ही पिलाते हैं लोगों को। आधा घंटे के अंदर अंदर इसको पीना होता है। ठंडा होने के बाद इसमें पावर कम हो जाती है। तो जैसे हम इसको बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं तो ये इम्यूनिटी पावर देता है। और जब भी जैसे लोगों को लगे कि मुझे कोराइजा हो गया, कोराइजा मीन्स नजला, नाक बहना या सर्दी जुकाम हो जाए, तो जोशांदा काढ़ा ले लेना चाहिए। क्योंकि ये कोरोना अगर आता है तो पहले वो इस तरह की संकेत देता है कि आपको थोड़ा हल्का बुखार हो जाए, छींके आ जाए या आपको जुकाम हो जाए, इस तरह के कुछ शिकायत आपको दे सकता है, थकान हो जाए, तो ऐसे में आपको जोशांदा पी लेना चाहिए। ये मार्केट में भी उपलब्ध है यूनानी जोशांदा के नाम से। इसको उबालें और तुरंत इसको आधे घंटे के अंदर अंदर गरम गरम पी लें तो इम्यूनिटी पावर देता है। ये इम्यूनिटी पावर देता है सर, इम्यूनिटी पावर देता है इसका। और जो आयुर्वेद के जो काढ़े आते हैं, जिस तरह से 2 अलग अलग पद्धतियां हैं, यूनानी पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति, और अब तो आपने देखा होगा एलोपैथी ने भी उस टाइम में लोगों को गर्म पानी पिलाना, मतलब सारी पद्धतियां एक जगह पे आ गई थी उस कोरोना काल में। और अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि न्यूज में देख रहे हैं हम, चौथी लहर के आने की आशंकाएं दिखाई दे रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चौथी लहर बहुत कमजोर लहर होगी। पहली लहर जब कोरोना की आई थी तो बड़ी भरसक रूप से, भयानक रूप से आई थी और बड़ा नुकसान पहुंचाया था। सेकंड जब आई तो और कमजोर थी। थर्ड जो आ रही है वो और कमजोर होगी। इस तरह से ये धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। हम मानते हैं कि वायरस रूप चेंज करके सामने आता है, लेकिन वो बाद में इतना मजबूत नहीं रहता है जितना वो पहले आया था। तो वैसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। तब भी हमें कुछ लगे या नहीं लगे तो भी यूनानी जोशांदा काढ़ा महीने में या 15 दिन में या वीक में पी लेना चाहिए जी। तो इससे इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी। और कोरोना साइड इफेक्ट, वैसे तो आपने कहा साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरल वनस्पतियों से बनाया गया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शारीरिक नुकसान नहीं है। आप वीकली पी सकते हैं तो इस तरह की जो वायरल बीमारी है उससे दूर रह सकते हैं आप जी। पीना चाहिए, वीकली पीना चाहिए। सर मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, आयुर्वेदिक और ये यूनानी पैथी, आप इन दोनों को किस तरह कंपेयर करेंगे काढ़े के लिए? लगभग मिलती जुलती है, ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे जोशांदा में उन्नाव नाम की एक फल है, उसको शामिल किया गया है। जोशांदा में उन्नाव नाम का एक हमारा फल है तो उसमें यूज किया है। आयुर्वेद और यूनानी जोशांदा काढ़ा एक लगभग मिलता जुलता ही है। हमारे जोशांदा में उन्नाव नाम का एक अलग से मेडिसिन ली है इसमें जी। इतना ही फर्क है, बाकी अच्छा रिजल्ट है इसका जी। सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।